Okay dear students, so today we are going to start a new chapter, that is linear equation in two variable. So student, in your previous classes you have learned linear equation in one variable like ax plus b is equal to 0. तो स्टूडेंट इट इज अ इक्वेशन, हाँ इट इज एन इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज यक्स हियर. हाँ, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है यक्स, एंड ए एंड बी और रियल नंबर. सो दिस इज द इक्वेशन, हाँ दिस इज द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल. सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना. तो नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या दिया यहाँ पे? टू वेरिएबल. तो इट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू लर्न द इक्वेशन विच इंक्लूड टू वेरिएबल्स, हाँ लाइक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या बोले? द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज दिस. यानी अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वह ये फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इस फॉर्मेट में टू वेरिएबल्स में इक्वेशन दिए होते हैं, है ना. वेयर x एंड y और वेरिएबल्स, जहाँ पे x और y दोनों क्या है? वेरिएबल्स हैं. a b एंड c, हाँ a b एंड c और रियल नंबर और यू कैन से कांस्टेंट नंबर. हाँ, ये आपके रियल नंबर है या कांस्टेंट नंबर है, रियल या कांस्टेंट नंबर यू कैन से हियर. हाँ, अब आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये टू वेरिएबल्स में या टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है ना, जिसमें a और b, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. यानी a और b का वैल्यू 0 नहीं होता है, बिकॉज यू नो अगर हम इसमें किसी का भी वैल्यू 0 रख देते हैं, जैसे ये ax प्लस b के स्थान पे अगर हम 0 रख दें तो 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ax ये 0 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ax प्लस सी इज इक्वल टू क्या आया? 0 आ गया. तो अब इसमें कितना वेरिएबल्स रह गया? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी x है. तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हो गया, है कि नहीं. तो आपको ये ध्यान में रखना कि a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए. समटाइम्स द वैल्यू ऑफ b मे बी 0 लाइक दिस. हाँ, कभी कभी b का वैल्यू, क्या बोले? कभी कभी b का वैल्यू 0 हो सकता है, बट द वैल्यू ऑफ a नेबर बी 0. लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता. इट कॉन्ट बी 0 इन एनी केस. हाँ, a का वैल्यू कभी भी किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता. तो अगर ये सभी कंडीशन फॉलो होते हैं तो यू कैन से द गिवन इक्वेशन, हाँ ऑफ दिस फॉर्मेट इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये इस फॉर्मेट में अगर दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तो आप हमेशा इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे. तो वेल स्टूडेंट, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, अब आपको यहाँ दिख रहा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में वेरिएबल्स का कोई भी पावर यानी डिग्री नहीं गिवन है. तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका हाईएस्ट डिग्री, क्या बोले? इसका हाईएस्ट डिग्री हमेशा 1 होता है. यहाँ पे वेरिएबल x और y है, तो दोनों का, हाँ दोनों का जो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर है दैट इज 1 हियर. हाँ, ये 1 है, समझ में आ रहा है. तो ये 1 है. तब ध्यान में रखना है कि इस तरह के इक्वेशन को, हाँ द इक्वेशन लाइक दिस व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ. हाँ, जब हम इस तरह के इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो हमको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. हाँ, स्ट्रेट लाइन मिलता है. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. वाई लीनियर इक्वेशन? बिकॉज लीनियर
मीन्स हो गया व्हेन वी रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन ऑन द ग्राफ, जब हम दिए गए इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोले स्टूडेंट, जब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से दिस इज कॉल्ड लीनियर। हाँ, दिस इज कॉल्ड लीनियर एंड इट इज एन इक्वेशन, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो हम इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वेल, तो अब आगे इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट, तो इफ वी रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, है ना, दिस इक्वेशन मीन्स linear equation in two variable, the format like this. तो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स, हाँ एम एक्स, अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब हो गया स्टूडेंट कि यहाँ पे जो c है, हाँ जो c आपका थर्ड टर्म है, कांस्टेंट टर्म, अगर ये नहीं है तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन। हाँ, इस तरह का जो इक्वेशन है ये हमेशा ओरिजिन से होकर के, हाँ ओरिजिन से होकर के गुजरता है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑलवेज पास थ्रू द इक्वेशन ओरिजिन, एंड इफ दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ एम एक्स प्लस सी, अगर ये इस फॉर्मेट में है यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आता है ये इक्वेशन जो दिया गया है, तो इट नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से होकर के नहीं गुजरता। ये आपको ध्यान में रखना, जब हम इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करना आपको आता है। हाँ, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अभी हम आगे बताएंगे आपको, बस अभी हम आपको डेफिनेशन समझा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो समझा रहे हैं ना। अभी हम आपको बताएंगे हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द इक्वेशन, हाँ ऑन द ग्राफ पेपर, हम ग्राफ पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम आपको बताएंगे, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, टू रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन द ग्राफ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तब एक नया नेम यहाँ पे आ गया कि सॉल्यूशन। तो अब आपको ध्यान में रखना कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी इस इक्वेशन में एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा, हाँ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाइड इट्स बोथ साइड, जो कि इसके दोनों साइड को, हाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन। हाँ, तो हम एक्स और वाई का ये जो वैल्यू है उसी को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने जिक्र किया था कि हम दिए गए इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टू रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन of two variables on the graph paper, first we have to find out at least 2 or 4 or 6 or 8 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का, जो हमारे पास इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, हमें इसका 2, 4, 6 या 8 कम से कम 2, अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं तो भी हम उसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 4 सॉल्यूशन है तब भी, 6 है तो भी, अगर 8 है तो भी, यानी हम हमेशा सॉल्यूशन इस इवन फॉर्मेट में फाइंड करेंगे। हाँ, 1 सॉल्यूशन नहीं निकालना है, 3 नहीं फाइंड करना, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1, 3, 5 अगर इस तरह से हम ऑड नंबर में इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो अगर 1 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो भी इसको हम ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन के रूप में, हाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, इसका
जो रिप्रेजेंटेशन है और 4 के केस में जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में ये मिस्टेक हो सकता है। तो इस तरह के मिस्टेक से बचने के लिए, डाउट से बचने के लिए आप हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि दिए गए इक्वेशन का कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर 2 के अलावा आपसे 4 कह रहा है क्वेश्चन में, 6 या 8 सॉल्यूशन फाइंड करके तब रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा, तो आप उसके अकॉर्डिंग हमेशा सॉल्यूशन फाइंड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं दिया तो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि आप केवल 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और 2 सॉल्यूशन के द्वारा आप, यानी 2 पॉइंट के द्वारा आप इसे ग्राफ पे बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आई होप व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो अभी हमने आपको इससे रिलेटेड टर्म्स बताए या रूल्स बताए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो नाउ लेट अस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो कह रहा है कि आप ये प्रूव करें कि x का वैल्यू जो दिया है 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने आपको बताया था x और y का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन के दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दे तो वही उसे सेटिस्फाई करता है। तो ये क्लियर है कि हम x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, यानी प्रूव हो जाएगा, यानी आपने प्रूव कर दिया। तो हमें यही करना है। हियर द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिया है 7x प्लस 4y, तो इसी में वैल्यू पुट करिए। 7 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रख देंगे, प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पे 1, तो आ गया 7 2 जा 14 और ये 4 1 जा 4, तो 14 में 4 ऐड कर लेंगे, कितना आया 18। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो 18 आया, और राइट हैंड साइड देख लीजिए यहाँ पे दिया ही है 18। राइट हैंड साइड इसका ऑलरेडी 18 दिया है, तो आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, हैंस प्रूव। इस तरह से आपने इसे प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका आप 4 डिफरेंट यानी अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करें। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था दिए गए इक्वेशन को अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट करना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना। तो स्टूडेंट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो जब सॉल्यूशन फाइंड करना आपको आ जाएगा तो इसके बाद हम बताएंगे कि अब आप इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए दिया है x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। x प्लस 5y इक्वल टू 20। तो अब आपको करना क्या होता है, पहले आप इस इक्वेशन को x या y के टर्म में लिख लेते हैं, यानी y या x के इक्वल बना देते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 5y इक्वल टू 20 और ये x इधर आएगा तो माइनस x, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 माइनस x बाई ये 5 इंटू में ही इधर आएगा तो अपान हो गया। तो इस तरह से y इक्वल टू आया 20 माइनस एक्स बाई 5, यानी y के टर्म में यानी y के इक्वल हमने इस इक्वेशन को बना दिया। आ रहा समझ में? बहुत ही इजी है। आप ऐसे इसे x के भी इक्वल बना सकते हैं चाहे तो, या फिर y के इक्वल बना सकते हैं, जो चाहे आप दोनों में आप किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होता है, ये y इक्वल टू 20 माइनस एक्स अपान 5 आ गया। अब आपको क्या करना, इस x का वैल्यू 1 बाई 1 अपने अकॉर्डिंग रखना। देखिए हमने आपको बताया कि इस x का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग
कुछ भी रखिए, इस तरह से रखिए कि यक्स को इसमें से माइनस करें फिर 5 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइडेबल हो जाए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो फ्रैक्शन में आएगा तो इट डजेंट मैटर, ये भी हो सकता है, ये भी इसका पॉसिबल है। हाँ, फ्रैक्शन में भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन आप होल नंबर में फाइंड करिए ताकि आप इसे ईजी वे में समझ पाएँ, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर हम x का वैल्यू पहले 0 रखते हैं, हमेशा छोटे से छोटा वैल्यू रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू 0 रखें तो y इक्वल टू आएगा 20 माइनस 0/5, यानी 20 से 0 निकलेगा तो 20 आएगा, 20/5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 या 20 यानी 4 आ गया। समझ में आ रहा है, यानी x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी आपका ये पहला सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया, पहला सॉल्यूशन आ गया। ऐसे अब हमें सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं इफ़ x इक्वल टू 2, अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू आएगा 20 माइनस 2/5, तो 20 से 2 निकलेगा, सॉरी नहीं आएगा, हाँ 20 से 2 अगर माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 5 से डिवाइडेबल नहीं, हमने कहा था कि वो डिवाइडेबल हो जाए तो बेहतर है। हाँ, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे x का वैल्यू 5 रख दें, हाँ x का वैल्यू 5 रख दें तो 20 से 5 निकलेगा 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 या 15 यानी 3 आ गया, होल नंबर में आ गया ना इसका वैल्यू। तो ऐसे आपको इजी सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं, है ना। तो ऐसे अगर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, इफ़ x इक्वल टू -5 +5, फिर हम -5 रख देते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 20। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी आपका माइनस गिवन है और फिर हम माइनस x के स्थान पे -5 रख रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली +5 लिख देते हैं अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 25/5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, यानी अब इसका वैल्यू आ गया 5। तो जब आपने x का वैल्यू -5 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया। फिर ऐसे अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं 10 रख देते हैं, हाँ तो y का वैल्यू आएगा 20 माइनस 10/5, तो 20 से 10 माइनस हो जाएगा तो 5 आएगा, हाँ सॉरी 5 नहीं 10 आएगा, 10 आएगा, 10/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 या 10 यानी 2 आ गया, है ना, 2 आ गया। तो इस तरह से अब आप देखिए इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। अब 4 सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं। ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे, हाँ यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, and here you will write the first variable and here the second, that is x and y, x और y दो वेरिएबल्स है, तो ऐसे आप x और y दोनों वेरिएबल्स लिख देंगे। अब देखिए जब आपने x का वैल्यू 0 रखा था तो y का वैल्यू 4 आया, तो पहला आपका ये सॉल्यूशन आ गया 0 4। फिर आपने x का वैल्यू 5 रखा था तो y का वैल्यू आया था 3, ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन। हाँ, फिर आपने x का वैल्यू -5 रखा था तो y का वैल्यू आया था +5, तो ये हो गया थर्ड सॉल्यूशन। और फोर्थ में आपने x का वैल्यू 10 रखा था तो y का वैल्यू आया 2, ये आ गया फोर्थ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यू कैन से द 4 सॉल्यूशन, और हाँ इसके जो 4 सॉल्यूशन है, पहला आपका हो गया 0 4, हाँ सेकेंड हो जाएगा 5 3, और नेक्स्ट हो जाएगा -5 + 5, और इसके बाद नेक्स्ट है 10 and 2। तो स्टूडेंट दीज आर द 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे केवल 4 कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी इक्वेशन या 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होता है इसका केवल 4 ही सॉल्यूशन हो सकता है। देयर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बोले, देयर और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हाँ ऑफ अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल में एक ही इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन थर्ड। तो here you are given, draw the graph of the straight line given by equation
5x प्लस 6y इक्वल टू 30। कहा गया कि इस इक्वेशन के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आप इस स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, यानी ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करें। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। फिर कह रहा है कि आप इस ग्राफ पर जब ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो आपको यहाँ एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल जब बनेगा तो आप उसका एरिया भी बताएंगे एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, फिर आप उसके एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स भी बताएंगे। तो स्टूडेंट डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि हम दिए गए इक्वेशन का पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम आपको सेकेंड क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो पहले आप इस इक्वेशन का 2 3 4 6 इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होंगे, तो इसके इंटरसेक्शन से ही आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, है ना। तो हियर यू आर गिवन 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। 5x प्लस 6y इक्वल टू 30 ये इक्वेशन आपका दिया है। तो पहले हमें क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप इसे x या y के टर्म में लिख लेते हैं पहले। तो हम इसको लिख सकते हैं 6y इक्वल टू 30 माइनस 5x। क्यों माइनस 5x, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 5x बाई 6। बाई 6 ये इंटू में इधर आएगा तो अपान में आ गया। तो अब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। हम मान लीजिए सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो अब अगर हम x का वैल्यू पहले 0 रख देते हैं, पहले x का वैल्यू 0 रख दिया जाए या फिर 6 रख देते हैं, ऐसा वैल्यू रखिए कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 30 से माइनस करें और 6 से डिवाइड करें तो होल नंबर में वैल्यू आए। फ्रैक्शन में लाएंगे तो थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है इसको रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग होल नंबर में ही लाते हैं, आसान सा वैल्यू लाते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू 6, अगर हम x का वैल्यू 6 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये है 30 माइनस 5 इंटू 6 बाई 6, यानी a आ गया 30 माइनस 30 बाई 6 यानी 0 बाई 6 आया। 30 से 30 निकलेगा 0, 0 बाई 6 का मतलब हो गया 0। तो आपने x का वैल्यू जब 6 रखा तो y का वैल्यू 0 आ गया, यानी पहला सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इफ़ ax इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 रख दें, ऐसे छोटा छोटा बिल्कुल वैल्यू रखेंगे आप, 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 5 इंटू 0 अपान 6, यानी ये 5 0 जा 0 हो गया तो 30 बाई 6 आ जाएगा। 6 से डिवाइड कर लेंगे 5 तो ये 5 आ गया। तो x का वैल्यू जब आपने 0 रखा तो y का वैल्यू 5 आ गया। फिर अगर हम x का वैल्यू क्या रख देते हैं, माइनस रख देते हैं, -6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 5 इंटू -6 बाई 6। तो ध्यान दीजिए ये 30 ऐसे ही रहेगा, ये 6 5 या 30, मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यानी प्लस 30 आ गया, प्लस 30 बाई 6 आ गया, है कि नहीं। अब आप 30 में 30 ऐड कर लेंगे तो 60 बाई 6 डिवाइड कर देंगे, 6 10 या 60 यानी 10 आ गया, है कि नहीं। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आया, 10 आ गया। तो हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, इतना इनफ है। इसके द्वारा हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। ये x हो गया y, तो x का वैल्यू हमने 6 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, 0। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड में x का वैल्यू आपने 0 रखा था तो y का वैल्यू 5 आया था, ये आपका सेकेंड हो गया। और थर्ड में आपने x का वैल्यू -6 रखा तो y का वैल्यू आया था 10, ये आपका थर्ड सॉल्यूशन
हो गया। हाँ, तो हमने इस तरह से 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। तब हम इसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोले स्टूडेंट, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स बना तो इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको बी, इसको सी। तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ प्लॉट का मतलब रिप्रेजेंट करना है ना। प्लॉट द पॉइंट्स ए दैट इज 6 0, B that is 5 0, हाँ 5 0, and C that is -6 10, हाँ -6 और 10। इस तरह से आपको 3 पॉइंट के द्वारा इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ऑन द सेम ग्राफ, तो अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, इनको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। आप फिर हम आगे लिख सकते हैं एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट से होते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हमने कॉपी में इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। आप लोग ग्राफ पेपर में ये सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान में रहे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, 0 और 6, तो सॉरी 6 और 0। तो एक्स एक्सिस पे ऑफ पॉजिटिव 6 स्टेप यानी 6 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस पे 0। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यानी ये आपको मिल गया एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट और वाई एक्सिस पे ये कह रहा है 0 है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों को ज्वाइन जब आप करेंगे, यूँ कहें तो ये बिल्कुल आपको एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया 6 0। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है 0 5। क्या है, 0 और 5। तो पहला आपको हमने बताया, पहला पॉइंट आपका होता है एक्स एक्सिस का, दूसरा होता है वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे 0 हो गया तो ये ओरिजिन पे ही रहेगा, और दूसरा दिया वाई, तो वाई एक्सिस पे आप चलेंगे 5th यूनिट पे। यहाँ आ गया आपको दूसरा पॉइंट मिल गया बी, तो ये बी पॉइंट हो गया 0 5। अब थर्ड दिया है -6 और 10। तो -6 मतलब एक्स एक्सिस पे -6, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी -6 यहाँ आ गया, और फिर +10। तो +10 यानी आप ऊपर के डायरेक्शन में चलेंगे, तो देखिए वाई एक्सिस पे +10 यहाँ आ गया। अब दोनों से आप ऐसे देखेंगे, इस तरह से डॉट डॉट लाइन के द्वारा अगर आप ज्वाइन करें, बिल्कुल डॉट डॉट लाइन से हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ग्राफ तो है नहीं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया सी पॉइंट दैट इज -6 एंड 10। -6 और 10 आपका ये आ गया थर्ड पॉइंट। तो हमने सभी पॉइंट्स को ए बी सी को इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना, तीनों पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन कर लेना। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। हाँ, ऐसे देखिए तीनों पॉइंट पे ऐसे आप अपना स्केल रखेंगे, फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करिए, देखिए यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको आप चाहें तो ऐसे दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लाइन। हाँ, एक लाइन है एंड इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली। इसको आप दोनों डायरेक्शन में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन यहाँ पे दिया था 5x + 6y = 30, इसके अकॉर्डिंग आपने इस इक्वेशन को इस ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट किया तो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने आपको बताया था ना कि जब आप इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या एक ही क्वाड्रेंट में हो। हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसी से आप समझ लेंगे कि आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने मिस्टेक किया है ना।
तो प्लॉटिंग करना आ गया, यानी इसको रिप्रेजेंट करना हमने समझ गया कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो इसे रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट कर दिए। तब कह रहा कि जब आप इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट, देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा ना, तो इसके इंटरसेक्शन से ये एक ट्रायंगल बन गया। क्या बना? एक ट्रायंगल बन गया। देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, हाँ एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे बी नेम दिए हैं, यहाँ पे ए, तो हम कह सकते हैं BOA या AOB। आपको एक ट्रायंगल मिल गया कि नहीं मिल गया? ये ट्रायंगल मिल गया। तो आपसे कह रहा था कि आप इस ट्रायंगल का एरिया भी बताएं। क्या बताएं? एरिया भी बताएं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, यानी BOA या OAB का एरिया क्या आ जाएगा। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइट होता है। हाँ, तो अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए जो बेस है ये 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो लेंथ है वो कितना है? 6 यूनिट, मतलब इसका बेस 6 यूनिट का है। तो आप बेस के स्थान पे ऐसे यहाँ 6 रख देंगे और हाइट देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट का है, तो यहाँ पे हाइट आपका आ गया 5। तो इस तरह से आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, यानी 6 3 आया, 3 5 जा 15, यानी 15 स्क्वायर यूनिट। क्या कह सकते हैं? 15 स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना है इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। दैट्स ऑल, थैंक यू।